नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। नवंबर 2020 मंथ में इस मैगजीन का जो सेकंड एडिशन आया है उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय यूजर नेम सार्थक शर्मा 151। सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है फॉगी सुपर स्ट्रक्चर। दिल्ली एनसीआर एंड जो एडजॉइनिंग रीजन्स हैं वहां पर बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सेकंड आर्टिकल है फिंगर्स क्रॉस्ड। हम सभी जानते हैं कि जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं एंड 20 जनवरी 2021 के दिन वो ऑफिस भी अज्यूम कर लेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये जो यूएस पॉलिटिक्स में एक शिफ्ट आया है, इसकी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज उसमें भी एक शिफ्ट आएगा। तो ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड आर्टिकल है चेकमेट अगेन। कोविड-19 के समय पर हमसे क्या कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई पैंडेमिक फिर से होता है उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रह सकें। ये हम इस थर्ड आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है फॉगी सुपर स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक ऑर्डिनेंस साइन किया गया है जिसमें प्रावधान रखा गया है एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। कमीशन का नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज CAQM इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। अब ये जो न्यू कमीशन है ये रिप्लेस कर रहा है एक 22 इयर्स ओल्ड बॉडी को। इस बॉडी का नाम है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, दैट इज EPCA। 1998 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था और ये एक जुडिशरी मैंडेटेड बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, इसी वजह से इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो जो न्यू कमीशन है वो EPCA को रिप्लेस कर रहा है और इस न्यू कमीशन का मैंडेट यही है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए, जो भी दिल्ली एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन हो, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए और परसिस्टेंट रिसर्च और इनोवेशन हो ताकि हम इस रीजन में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। अब ये जो न्यू कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है बिकॉज एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, इस वजह से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इसका पर्पस है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में और जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, इन सभी एरियाज में जो फैक्टर्स हैं जो कि एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उन पर रिसर्च की जाए एंड इसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन सजेस्ट किया जाए। अब इस कमीशन में 20 से ज्यादा मेंबर्स होने वाले हैं। इसे हेड करेंगे MM कुट्टी जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड दिल्ली एनसीआर में जो भी एरिया है वो जिन स्टेट्स में आता है उन सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज भी इस कमीशन में पार्टिसिपेट करेंगे एज अ मेंबर। एयर पॉल्यूशन एक्सपर्ट्स को जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उन्हें इसमें ऐड किया जाएगा। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी रिप्रेजेंटेटिव इस कमीशन में भाग लेंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इस कमीशन में ऐड किया जाएगा। इसरो से मेंबर्स होंगे एंड नीति आयोग से भी मेंबर्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस कमीशन में वेरियस स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके हेडक्वार्टर्स होंगे दिल्ली में और कमीशन को वेरियस पावर्स दी गई हैं टू कर्ब एयर पॉल्यूशन। मींस ऐसे जो फैक्टर्स हैं एयर क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं या ऐसी जो एक्टिविटीज हैं उन्हें कर्ब करने के लिए ये कमीशन प्रोविजंस बना सकता है। एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए गाइडलाइंस ये कमीशन बना सकता है और जो कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स हैं, कोई इंडस्ट्री है या फिर कुछ अथॉरिटीज हैं, उन्हें ऑर्डर्स इशू करने की पावर भी इस कमीशन को दी गई है। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के प्रोविजन रखे गए हैं अगर इस कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं वो वायलेट किए जाते हैं। तो कमीशन के ऑर्डर वायलेट करने पर ₹1 करोड़ तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है, जेल टर्म हो सकती है 5 सालों तक की, और ये दोनों चीजें साथ में भी एज अ पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है। अगर इस कमीशन का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट किसी को अपील करनी है तो वो अपील की जा सकती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में।
अब इस कमीशन में जो चेयरपर्सन हैं एंड जो वेरियस मेंबर्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। सबसे पहले एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और उसके दिए गए रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही मेंबर्स एंड चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी को हेड करेंगे एनवायरमेंट मिनिस्टर और इसमें और भी दूसरे मेंबर्स होंगे जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनके द्वारा ये जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है वो ये रिकमेंड करेगी कि कौन से मेंबर्स को इस कमीशन में ऐड करना है। अब इस कमीशन का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिग्निफिकेंस है स्टैट्यूटरी बॉडी। इससे पहले इस रीजन में ईपीसीए काम कर रही थी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ईपीसीए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ जुडिशरी मैंडेटेड बॉडी। और ईपीसीए को क्रिटिसाइज किया गया है कि पिछले 22 सालों में ईपीसीए ने काम किया है एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द सुप्रीम कोर्ट। मींस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ये बॉडी काम नहीं कर पाई है। अब जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके पास एक लीगल बैकिंग है और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ज़्यादा रॉबस्ट स्टेप्स इस कमीशन के द्वारा लिए जाएंगे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड सिग्निफिकेंस है कंसोलिडेटेड अप्रोच। तो इस न्यू कमीशन में जो रेलेवेंट स्टेट्स हैं वहां से भी रिप्रेजेंटेशन होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन होगा और सभी मेंबर्स कोऑर्डिनेट करेंगे ऑन द मल्टी सेक्टोरल प्लानिंग ताकि इफेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद थर्ड सिग्निफिकेंस है रिमूवल ऑफ एडहॉकिज्म। देखिए इससे पहले सेम मैंडेट के साथ मींस दिल्ली एनसीआर रीजन और जो एडजॉइनिंग रीजन है वहां पर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एडहॉक बेसिस पर मींस जब जरूरत पड़े उस हिसाब से बहुत सारी कमिटीज, बहुत सारी टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं जिनके ओवरलैपिंग मैंडेट हैं। इन सभी को हटा करके अब सिर्फ एक कमीशन काम करेगा विद द मैंडेट टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। लास्ट सिग्निफिकेंस है एम्पावर्ड बॉडी। तो ये एक पावरफुल बॉडी बनाई गई है। अगर इस कमीशन के प्रोविजंस का वायलेशन होता है तो ऐसे केस में ₹1 करोड़ तक का फाइन और 5 साल तक की इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट इंपोज करने की पावर इस कमीशन को दी गई है। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, मींस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इफेक्टिवली ये कमीशन काम कर पाएगा। अब ईपीसीए ने पिछले 22 सालों में सेम मैंडेट के साथ काम किया है। हालांकि हमने ईपीसीए को क्रिटिसाइज किया है कि बहुत इफेक्टिवली ये बॉडी काम नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि ईपीसीए की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही सरकार के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ईपीसीए के रिकमेंडेशन की वजह से दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी का यूज करना मैंडेटरी किया गया। इसके बाद प्री 2006 से पहले जो मैन्युफैक्चर्ड ट्रक्स हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं, उनकी एंट्री के ऊपर बैन लगाया गया। और जो ट्रांजिट ट्रक्स हैं, मींस दिल्ली एक ट्रांजिट हब है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रक्स जा रहे हैं वो दिल्ली के थ्रू जाते हैं, तो ये जो ट्रांजिट ट्रक्स हैं ये सिटी में एंटर नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। इसके बाद दिल्ली में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उन्हें क्लोज किया जाए, बंद किया जाए, उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई। क्लीन फ्यूल पॉलिसी बनाई गई और जो डर्टी पेट कोक एंड फर्नेस ऑयल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है उसे बैन किया गया। और इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी हुआ कि पूरे देश के लिए जो इंडस्ट्रीज के द्वारा रिलीज किए जाने वाले नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। इसके बाद भारत स्टेज 6 फ्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। भारत स्टेज 4 से डायरेक्टली हम भारत स्टेज 6 फ्यूल पर आ चुके हैं। यह भी किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ईपीसीए। दिल्ली में बस ऑगमेंटेशन प्लान बनाना ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, यह भी ईपीसीए के रिकमेंडेशन पर हुआ है। एंड लास्टली दिल्ली के लिए ही एक पार्किंग पॉलिसी भी बनाई गई है एज पर द ट्रैफिक डिमांड। तो काफी सारे स्टेप्स तो इनिशिएट किए गए हैं लेकिन प्रॉपरली इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है और इसी वजह से ईपीसीए को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब इस न्यू कमीशन से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 2 मेजर इश्यूज। पहला है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑर्डिनेंस के थ्रू इस कमीशन को ग्रेट पावर्स दी गई है जिसकी वजह से ये कमीशन एपेक्स बॉडी बन जाता है दिल्ली एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज में एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए।
बट इस कमीशन का जो डोमेन है वो ओवरलैप करता है डिफरेंट स्टेट बॉडीज के साथ। बट ये कमीशन एपेक्स बॉडी है, इसी वजह से अगर स्टेट बॉडीज के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए हैं उन्हें ओवर रूल करते हुए, उन्हें सुपरसीड करते हुए ये कमीशन अपने रूल्स बना सकता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर इंडस्ट्रीज जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं, लेकिन एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कमीशन बना सकता है एंड ये कमीशन एक सेंट्रल कमीशन है। इसी वजह से पहला क्रिटिसिज्म यही है कि यहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जा रहा है। सेकेंड इशू है अंडरमाइनिंग जुडिशियल ओवरसाइट। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो भी दूसरी कमिटीज या अथॉरिटीज अब तक सेटअप की गई थी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के तहत, उन्हें डिसॉल्व कर दिया गया है। जैसे कि EPCA जो कि सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट की वजह से बनी थी, इसे अब डिसॉल्व कर दिया गया है। तो यहां पर एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि जुडिशरी का जो रोल है उसे अब लिमिट किया जा रहा है एक सुप्रा सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क बनाते हुए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इस कमीशन का। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया के पास सफिशिएंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मौजूद है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है, बट मेन इशू है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। इन लॉज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है और इसी पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। सेकेंडली, जो न्यू कमीशन बनाया गया है इसका विजन कमेंडेबल है, लेकिन इसे जस्टिफाई करने के लिए जरूरत है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी भी इस्टेब्लिश की जाए ताकि ये कमीशन इफेक्टिवली वर्क कर सके। एंड लास्टली, पोस्ट कोविड-19 टाइम्स में गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी अपना रही है ताकि इकोनॉमी को जल्द से जल्द रिवाइव किया जाए। यहां पर जरूरत यह है कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को हम नजरअंदाज ना करें और एक ग्रीन इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटेजी रीजन के लिए बनाई जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, फिंगर्स क्रॉस्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत चुके हैं। इस समय पर वो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और 20 जनवरी के दिन वो ऑफिस भी अज्यूम कर लेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपनी विक्ट्री स्पीच में जो बाइडेन ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज उनकी टॉप प्रायोरिटीज में से एक है और उन्होंने ये भी ऐड किया है दैट अमेरिकन्स मस्ट मार्शल द फोर्सेस ऑफ साइंस इन द बैटल टू सेव आवर प्लैनेट। मीन्स अमेरिकन्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस ने पेरिस अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, बट जो बाइडेन ने कहा है दैट एज सून एज ही अज्यूम्स ऑफिस, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे उसके साथ ही वो पेरिस अग्रीमेंट को भी रीजॉइन कर लेंगे। एंड लास्ट ईयर जून में ही जो बाइडेन ने ये अनाउंस किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका प्लान है 1.7 ट्रिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट किया जाए इन ग्रीन रिकवरी, जिसकी बदौलत अगले 30 सालों में यूएस अपने एमिशंस को 75 गीगाटन्स तक रिड्यूस कर पाएगा। तो जो बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट, उनकी इंटेंट काफी साफ है कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहते हैं और इसके लिए वो स्टेप्स लेने के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस की क्या परफॉर्मेंस रही है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, वो हम यहां पर जान लेते हैं। पेरिस अग्रीमेंट में जो यूएस ने टारगेट सेट किया था उसे यूएस अचीव नहीं कर पाएगा एज पर द करंट परफॉर्मेंस। टारगेट ये रखा गया था कि 2005 लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो 2025 तक यूएस अपने कार्बन एमिशंस को 26 से 28% तक रिड्यूस करेगा, बट जिस पेस से इस समय पर यूएस वर्क कर रहा है ये कमिटमेंट यूएस अचीव नहीं कर पाएगा। एंड इनफैक्ट रिसेंटली क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश किया गया है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, जिसमें कि यूएस की लोएस्ट रैंक रही है। हम कह सकते हैं कि यूएस ने वर्स्ट परफॉर्म किया है इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। एंड इन एडिशन यूएस हिस्टोरिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा एमिटर रहा है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस यूएस एमिट करता आया है। एंड इस समय पर हालांकि चाइना सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर बन चुका है, बट अभी भी यूएस लार्जेस्ट पर कैपिटा एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। एंड इनफैक्ट अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें 2016 के मुकाबले 2019 में यूएस के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़े हैं ना कि कम हुए हैं। हम कह सकते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस की परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज।
जो बाइडन जब ऑफिस अज्यूम करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनके सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। पहला चैलेंज है पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। यूएस सेनेट जो कि अपर हाउस है, वहां पर इस समय पर रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है, लेकिन जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी बिल पास कराना है तो उसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजॉरिटी होनी अब जरूरी है यूएस सेनेट में। तो पहला चैलेंज ये है। सेकंड चैलेंज है कि पिछले 4 सालों में मींस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 150 से भी ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली रेगुलेशंस को रिलैक्स कर दिया गया है, जैसे कि टेल पाइप एमिशंस या फिर वाइल्ड लाइफ रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो रेगुलेशंस थे उन्हें रिलैक्स कर दिया गया। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक झटके में ही इन सभी रेगुलेशंस को फिर से स्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा, इसमें समय लगेगा। ये दूसरा चैलेंज है। थर्ड चैलेंज है रिलेटेड टू हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, जिसे कि फ्रैकिंग भी कहा जाता है। शेल फॉर्मेशन में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की जाती है शेल गैस को रिलीज करने के लिए, और ये एक कंटेंशियस इशू है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड टॉक्सिक केमिकल्स कंज्यूम होते हैं और इससे ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज के कंटामिनेट होने का भी खतरा है। हम कह सकते हैं कि इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। यूएस में शेल गैस बूम आया है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर, जिस समय जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, और जो बाइडन का डीप इन्वॉल्वमेंट रहा है इस शेल गैस बूम में। इसी वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि शेल गैस से रिलेटेड जो बाइडन की पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने वाली है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि जो बाइडन के सामने आ सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। अब वेरियस क्लाइमेट इश्यूज पर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन डिफर करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है क्लाइमेट प्लान। ट्रंप के द्वारा कोई भी क्लाइमेट प्लान नहीं बनाया गया था, लेकिन जो बाइडन ने एक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का क्लाइमेट प्लान बनाया है और उनका टारगेट है दैट बाय द ईयर 2050 नेट जीरो एमिशंस यूएस को अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट है फॉसिल फ्यूल्स। तो ट्रंप के समय पर जो पॉलिसीज थी उन्हें रिलैक्स किया गया और कोल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। जो बाइडन हालांकि फ्रैकिंग को बैन करने पर मींस हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग को बैन करने पर सपोर्ट नहीं करते हैं, बट उन्होंने फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को खत्म करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या अप्रोच थी ये इस स्टेटमेंट से ही आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने कहा था कि विंड एनर्जी की वजह से जो पक्षी हैं उन्हें नुकसान होता है और सोलर एनर्जी में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। लेकिन जो बाइडन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमें प्रमोट करना चाहिए और उन्होंने प्लेज किया है दैट बाय द ईयर 2035 यूएस में 100% क्लीन इलेक्ट्रिसिटी होगी जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जनरेट की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस अग्रीमेंट। तो ट्रंप ने पेरिस अग्रीमेंट से विड्रॉ किया, लेकिन जो बाइडन ने कहा है कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ऑफिस अज्यूम करेंगे, उसके साथ ही वो पेरिस अग्रीमेंट को भी रीजॉइन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। तो 150 से भी ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली रेगुलेशंस को रोल बैक किया गया या फिर कहें रिलैक्स किया गया ट्रंप के समय पर। लेकिन जो बाइडन यहां पर अगेन डिफर करते हैं। उन्होंने कहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, पॉल्यूशन लॉज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट जस्टिस। तो इसे भी ट्रंप ने एक्नॉलेज नहीं किया है। काफ़ी सारे यूएस स्टेट्स में जहां क्लाइमेट डिजास्टर्स हुए हैं उन्हें रिलीफ फंड्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर। लेकिन जो बाइडन ने यह कमिटमेंट किया है कि 40% ऑफ क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज या फिर कहीं जो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डिजास्टर्स आ रहे हैं क्लाइमेट रिलेटेड, उन पर स्पेंड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट साइंस। तो अगेन ट्रंप के समय पर क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से डिनाई किया गया, लेकिन जो बाइडन ने प्लेज किया है कि जो भी साइंटिस्ट अपने सजेशन देंगे रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज उन्हें वो कंसिडर करेंगे। एंड लास्टली ग्रीन न्यू डील। 2019 में यूएस लेजिस्लेशन के द्वारा ये ग्रीन न्यू डील प्रपोज की गई है जिसमें स्टेप्स लिए जाएंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज को साथ में एड्रेस करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ग्रीन न्यू डील को एंडोर्स नहीं किया है। उनका कहना है कि इसकी वजह से मिलियंस ऑफ जॉब्स खत्म हो जाएंगी। हालांकि जो बाइडन ने भी इस ग्रीन न्यू डील को तो एंडोर्स नहीं किया है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने अपने क्लाइमेट प्लान में इंक्लूड किए हैं। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अप्रोच है उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
हेल्थ फ्रंट पर भी हम कह सकते हैं कि पिछले 4 सालों में मींस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस की परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से विड्रॉ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक्यूजेशन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना को सपोर्ट करती है। कोविड-19 पैंडेमिक के पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को सपोर्ट किया है और किसी तरह के एक्शंस चाइना के अगेंस्ट नहीं लिए गए हैं। लेकिन जो बाइडेन ने ये प्लेज किया है कि वो इस डिसीजन को रिवर्स करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रीजॉइन करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि ये सच है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 पैंडेमिक को इफेक्टिवली टैकल नहीं कर पाया है, लेकिन इसके लिए हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करना चाहिए। यूएस का पूरी तरह से WHO से विड्रॉ कर लेना, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा। ऐसा इसलिए बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं मोस्टली वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएस फंड्स के ऊपर लार्जली डिपेंडेंट है। तो ऐसे में विड्रॉ करना गलत है, बट थैंकफुली जो बाइडेन के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को रिवर्स करेंगे। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। ईयर 2021 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की COP26 मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, और ऐसे में जो बाइडेन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया और जापान, इन कंट्रीज के साथ ही यूएस भी अपनी पॉलिसी बनाए टू सेट अ नेट जीरो टारगेट, और साथ ही साथ जो बाइडेन की लीडरशिप में यूएस दूसरी कंट्रीज को भी ट्रेड डील्स या फिर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के तहत प्रेशराइज कर सकता है अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए और डिफॉरेस्टेशन को लिमिट करने के लिए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो बाइडेन से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए रॉबस्ट स्टेप्स लेने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, चेकमेट अगेन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो इस समय पर कोविड-19 से रिलेटेड जो वर्ल्ड वाइड डिस्कशंस चल रहे हैं उनमें फोकस किया जा रहा है वैक्सीन्स के ऊपर, थेरेप्यूटिक्स के ऊपर, सेकेंड और थर्ड वेव्स, किस तरह से नए स्ट्रेन्स बन रहे हैं, या फिर री इन्फेक्शन, किस तरह से इकोनॉमी को रीओपन करना है, इन सभी पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन इस बीच हम एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और वो ये है वेयर वी वेंट रॉन्ग। क्या हमने गलतियां की हैं जिसकी वजह से ये एक इतना बड़ा पैंडेमिक बन गया है। अगर हमें अपनी गलतियों के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम अपनी गलतियों से सीख भी नहीं पाएंगे, एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कोई पैंडेमिक फिर से होता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर भी नहीं रह पाएंगे। इसे समझने के लिए हम कोरोना वायरस की टाइमलाइन डिस्कस करते हैं इन द बिगनिंग। December 8, 2019 ये वो तारीख है जब पहली बार चाइना के वुहान में किसी पेशेंट में कोरोना वायरस के सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए। इसके बाद December 31, 2019 चाइना ने पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट किया अबाउट अ निमोनिया, और कहा गया कि ये जो निमोनिया है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है। January 1, 2020 इस डेट में वुहान के होलसेल सी फूड मार्केट को शट डाउन किया गया। January 7 में आइडेंटिफाई किया गया द न्यू वायरस दैट इज कोविड-19। इसके बाद January 11, 2020 चाइना में पहली डेथ रिकॉर्ड की गई ड्यू टू कोविड-19। इसके बाद January 13 इस तारीख में पहली बार चाइना के बाहर किसी दूसरी कंट्री में मींस थाईलैंड में कोविड-19 का केस ऑब्जर्व किया गया। January 23 में वुहान को क्वारंटीन में प्लेस कर दिया गया, रेल एंड एयर सर्विसेज को सस्पेंड किया गया, एंड 29 जनवरी तक डेथ टोल 132 तक पहुंच चुकी थी, एंड 6000 न्यू केसेस कोविड-19 के रिपोर्ट किए जा चुके थे। और आगे की कहानी हम सभी को पता है। अब इसमें एक क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि इंफॉर्मेशन को कंसील किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को छुपाया गया है। 2003 में पहली बार चाइना में ही सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज सार्स को ऑब्जर्व किया गया था। ये आउटब्रेक था SARS-CoV-1। अब इस आउटब्रेक के समय पर भी चाइना ने 2 महीने का समय लगाया था इसे डिस्क्लोज करने में, और इस समय में SARS-CoV-1 ये वायरस दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड होना शुरू हो चुका था। इस बार भी इंफॉर्मेशन को छुपाया गया है जब चाइनीज डॉक्टर्स ने नवंबर में ही एक अननोन निमोनिया के बारे में रिपोर्ट किया तो इन डॉक्टर्स को सेंसर कर दिया गया।
31 दिसंबर 2019 ये वो तारीख है जब चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस अननोन निमोनिया के बारे में बताया, और तब भी ये कहा गया कि पर्सन टू पर्सन ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिस्टेक थी, बिकॉज अगर इसी समय तक हमें कोविड-19 के बारे में पता चल जाता तो इसके मास स्प्रेड को हम रोक सकते थे। जनवरी 11, 2020 जब चाइना में पहली डेथ रिपोर्ट की गई, एंड जनवरी 23, 2020 जब वुहान में ट्रैवल बैन इंपोज किया गया। इस बीच 4.3 मिलियन लोग वुहान से निकल करके विश्व की दूसरी जगहों में पहुंच चुके थे और वहां पर वो वायरस को स्प्रेड कर रहे थे। अगर वुहान में जो ट्रैवल बैन इंपोज किया गया वो एक हफ्ते पहले भी इंपोज किया जाता तो ऐसे में 67% लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचाया जा सकता था। लेट जनवरी में ही ये कंफर्म हो पाया कि इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है। और सिर्फ चाइना में ही नहीं, वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस या फिर यूके, इटली, इन कंट्रीज ने भी इंफॉर्मेशन को कंसील किया है। फॉर एग्जांपल, इटालियन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इटली में पहला केस फरवरी में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इटालियन डॉक्टर्स का कहना यह है कि जनवरी 1, 2020 में ही इटली में कोरोना वायरस को ऑब्जर्व कर लिया गया था। तो हमने इंफॉर्मेशन कंसील की है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। अगर इंफॉर्मेशन का ओपन एक्सेस होता तो ऐसे में बहुत सारी जानें हम बचा सकते थे। इवन WHO भी इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी जगह पर फेल हुआ है। जैसे कि कोविड-19 के केस में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने में WHO ने डिले किया। इसके बाद चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशंस थे, इसके बावजूद चाइना के अगेंस्ट कोई भी स्क्रूटिनी नहीं की गई। इवन WHO ने चाइना को प्रेज किया है फॉर इट्स एक्शंस अगेंस्ट कोविड-19, और जो दूसरी कंट्रीज ट्रैवल बैन इंपोज कर रही थी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड एडवाइजरीज जारी करने में भी WHO ने डिले किया। तो ये कुछ ऐसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए और इन गलतियों को हमें दोहराने से बचना चाहिए। कोविड-19 के केस में बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स हमारे पास पहले से मौजूद थे, जैसे कि चाइना में SARS-CoV-1 आउटब्रेक हुआ था 2003 में, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स आउटब्रेक सऊदी अरेबिया में हुआ था 2012 में। दोनों ही कोरोना वायरसेस हैं। इनसे ही हमें यह सिग्नल मिल रहा था कि एक बड़ा कोरोना पैंडेमिक आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन कंट्रीज ने इंफॉर्मेशन को कंसील किया। चाइना के केस में सार्स एंड सऊदी अरेबिया के केस में मर्स, इन दोनों कंट्रीज ने ही अपनी बेस्ट कोशिशें की हैं इंफॉर्मेशन को कंसील करने में, और इसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा है। हालांकि SARS-CoV-1 के केस में यह कहा गया कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन मर्स ये एक ऐसा वायरस है जो कि अभी भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसके केसेस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। एंड दिस वॉज मोर देन इनफ हमें यह बताने के लिए कि आने वाले समय में एक कोरोना आउटब्रेक हो सकता है, लेकिन हमने इसके ऊपर डिस्कशन करना सही नहीं समझा, इसके ऊपर रिसर्च नहीं की गई, और इसी वजह से आज ये कोविड-19 पैंडेमिक हम सब सफर कर रहे हैं। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन? सबसे पहले WHO बहुत जगह पर फेल हुआ है, इसे हमें रिफॉर्म करना चाहिए। जिस तरह से यूएस ने WHO से विड्रॉ करना उचित समझा, ऐसे स्टेप्स दूसरी कंट्रीज को नहीं लेने चाहिए, बिकॉज WHO बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के मेडिकल इकोसिस्टम के लिए। इस वजह से WHO को हमें रिफॉर्म करना चाहिए। सेकेंडली, जब पूरा वर्ल्ड इस समय पर कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, यहाँ पर हमें फ्लू दैट इज इन्फ्लुएंजा को नहीं भूलना चाहिए। ये एक ऐसा वायरस है जो कि सदियों से म्यूटेट होता आया है और इसकी वजह से वैक्सीन रिसर्च भी इम्पैक्ट हुई है। इन्फ्लुएंजा के लिए एक वैक्सीन हम अब तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। 1918 का स्पेनिश फ्लू कोई नहीं भूल सकता है। उस समय की टोटल पॉपुलेशन में से 2/3 पॉपुलेशन इससे इंपैक्ट हुई थी। तो इन्फ्लुएंजा एक डेडली वायरस है जो कि म्यूटेट भी हो रहा है, इसमें रिसर्च की हमें ज़रूरत है। एक यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन हमें बनानी चाहिए जो कि जितने भी करंट वायरसेस हैं और जो अपकमिंग स्ट्रेन्स हैं सभी के अगेंस्ट काम करे, और इसकी वजह से जो रिसर्च है उसके लिए हमें फंडिंग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए। और साथ ही साथ कंट्रीज़ को अपने मेडिकल इकोसिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए और जो ट्रेड नेटवर्क हैं उन्हें भी रेजिलिएंट बनाना चाहिए। इस पैंडेमिक में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है।
जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वैसे वैसे न्यू डिजीज भी इमर्ज हो रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में फिर से ऐसी कोई पैंडेमिक सिचुएशन बन सकती है। तो इसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। इसी वजह से जो गलतियां हमने कोविड-19 के समय पर की हैं वो हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए और इसके लिए हमें डिस्कशंस करने चाहिए एंड रिसर्च करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप doubts.studyiq@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप गिवन नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।